मैं सबसे पहले व्यवसाय अपना शुरू किया, क्योंकि मैं कहता हूँ सबसे हर व्यक्ति को पहले व्यवसाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है, मैं अपने माता पिता ने मुझे जो जन्म दिया है, उन्होंने कुछ अपने पुत्र से, हर माता पिता अपने पुत्रों से कुछ सपना देखे होते हैं, और उस सभी पुत्रों की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, साकार करना। उसी क्रम में मैं पढ़ाई। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। व्यक्ति विशेष में हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जो वास्तव में विशेष है। वह शख्स संघर्ष करता है, संघर्ष अनुभव में बदलता है और अनुभव राजनीति में बदल जाती है। वह व्यक्ति प्रधान रहता है गांव का, विकास करता है और एक ऐसा विकास करता है जो विधानसभा से लेकर संसदीय क्षेत्र में विकास का पैमाना बन जाता है। वह व्यक्ति लाइब्रेरी खोलता है। वह व्यक्ति कौड़ीराम ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन का पूर्व अध्यक्ष भी है। वह व्यक्ति विकास का ऐसा पैमाना, ऐसा खाका खींचता है कि लोगों के जहन में जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी तक बन जाता है। लड़ाई तेज होती है, 56 के उम्मीदवार बनते हैं। लड़ाई ऐसी कि दो अपने ही भाई लड़ते हैं, मनोज शुक्ला और ईश्वरमणि ओझा। ईश्वरमणि ओझा जी का त्याग वहाँ से भी देखने को मिलता है जहाँ वो मजबूत कैंडिडेट होते हैं। अगर लड़ाई होती तो शायद जीत का अंतर स्क्वायर में होता, लेकिन ईश्वरमणि ओझा ये त्याग कर 59 में चले आते हैं। 59 में जितने भी इनके विरोधी हों, चाहे दिलीप मणि त्रिपाठी जी हों, चाहे जो भी इनके विरोधी हों, सबको ये साधते हैं और अपने साथ लेकर चले आते हैं। खैर, चुनाव वो हार जाते हैं। बीजेपी इनके संगठन से इतनी खुश होती है। खैर, जनता का मत होता है, क्योंकि वो एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन संगठन का सपोर्ट मिलता है। वो युवा गोरखपुर का सबसे बड़ा युवा ब्राह्मण चेहरा है। अगर यूं कहें तो जितिन प्रसाद के तरह। चुनाव जितिन प्रसाद भी हारे हैं, लेकिन ब्राह्मणों में, सवर्णों में जिस तरफ की पकड़ है, गोरखपुर का हर युवा ईश्वरमणि ओझा बनना चाहता है। आज हम व्यक्ति विशेष करने जा रहे हैं, और व्यक्ति विशेष में जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए हैं ईश्वरमणि ओझा जी। ईश्वरमणि ओझा जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। जी त्रिपाठी जी, पहले तो मैं उत्कर्ष पत्रिका के सभी बंधुओं को मैं नमस्ते करूं और सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमारा व्यक्ति विशेष में हमसे अपने चैनल पर बैठे जो है, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा नमस्ते। ओझा जी, जब हम व्यक्ति विशेष करते हैं तो हम सर्वे करते हैं। कल मेरी सर्वे की टीम, जो कि सर्वे का काम कैमरे के पीछे आज हमारे सतीश नहीं हैं, तो कैमरा संभाल रहे हैं रवि। तो रवि ने जब सर्वे किया तो एक बड़ा नाम निकल के आया गोरखपुर से, और ब्राह्मण चेहरा। बार बार युवा कह रहे थे ईश्वरमणि ओझा जी का इंटरव्यू कीजिए। आज 1 हफ्ते से ये चर्चा चल रही थी। ओझा जी, कितनी मजबूत आप बीजेपी को कर पाएंगे? त्रिपाठी जी, मजबूत अकेले हम क्या कर पाएंगे? हमारे जितने हमारे सभी मित्र हैं, हमारे लोग हैं, हमारे सपोर्टर हैं, ये सब लोगों के सहयोग से मैं पार्टी को इतना मजबूत करूंगा कि वो मजबूती इस विधानसभा के चुनाव में दिखाई देगी। परिणाम इतना बेहतर होगा कि पार्टी ने जिस आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ जिले का पंचायत प्रकोष्ठ का संयोजक मुझे बनाया है, वो जिम्मेदारी दिया है, वो इस विधानसभा के चुनाव में दिखाई देगा। आगे क्या मैं कहूँ जो है। ओझा जी, मैंने प्रश्न एक आपसे पहले ही कर लिया, जो हमारे दर्शक चाहते थे, कुछ आप अपने जीवन के बारे में बताएं। कैसा संघर्ष रहा है? आज आप जिस स्थिति में हैं, जिस जगह आप खड़े हैं, वाकई इस जगह को हम सलाम करते हैं। आप एक अच्छे व्यवसायी हैं, मेहनत करके आप आए हैं इस स्थिति तक। कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं, फिर हम प्रश्नों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। ठीक आपने कहा त्रिपाठी जी, सही बात यही है कि व्यक्ति के जीवन की बात ज़रूर होनी चाहिए,
क्योंकि हर व्यक्ति एक जीवन की कहानी होती है, उसी तरीके से मेरे भी एक अब तक के जीवन की मेरी भी एक कहानी है। मेरा नाम ईश्वर मणि ओझा है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय बेनी माधव ओझा। मेरा गांव पड़ता है कौड़ीराम ब्लॉक में, गोरखपुर ज़िले से 22 किलोमीटर पर मेरा गांव पड़ता है, कौड़ीराम ब्लॉक में बिनुआ टीकर। मैं किसान का पुत्र हूं। मेरे पिताजी किसान थे और मैं किसान का पुत्र हूं। हम 6 भाई थे। एक भाई साहब की एक दुखद घटना हो गई, उसमें वो नहीं रहे। हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाइयों में सबसे छोटे हम ही हैं और हमसे जो 4 बड़े भाई हैं, वो सभी बड़े भाई लोगों ने पिता के जैसा मुझे अपना प्रेम दिया है और जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो सब बड़े भाइयों से मिला। उसी क्रम में फिर धीरे धीरे शिक्षा, मैं जुबली इंटर कॉलेज से मैं अपनी शिक्षा यहाँ से गांव की, पहले मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरी गांव से हुई है। मैं 9 से जुबली इंटर कॉलेज में आया, वहाँ से फिर मैं सेंट एंड्रूज में आया। फिर मेरी पढ़ाई आगे के क्रम में उसी में बढ़ी और इस समय मैं व्यवसाय भी करता हूँ, राजनीति भी करता हूँ, लेकिन अभी मैंने शिक्षा को छोड़ा भी नहीं है। मैं इस समय रिसर्च भी कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले व्यवसाय अपना शुरू किया, क्योंकि मैं कहता हूँ सबसे हर व्यक्ति को पहले व्यवसाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है, मैं अपने माता पिता ने मुझे जो जन्म दिया है, उन्होंने कुछ अपने पुत्र से, हर माता पिता अपने पुत्रों से कुछ सपना देखे होते हैं और उस सभी पुत्रों की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, साकार करना। उसी क्रम में मैं पढ़ाई सेंट एंड्रूज से ग्रेजुएशन के करते समय ही मैं व्यवसाय में आ गया। हमने आइसक्रीम की फैक्ट्री पहले खोला था। आज़ाद चौक के बगल में शक्तिनगर कॉलोनी में मैं एक आइसक्रीम फैक्ट्री खोला था और उस आइसक्रीम फैक्ट्री से मैंने शुरुआत किया सन 1997 से। सन 2001 तक मैंने फैक्ट्री चलाया, फिर मैंने वह काम बंद कर दिया और भी क्षेत्र में मैं आया। व्यवसाय मेहनत मैंने, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे निष्ठा ईमानदारी से किसी काम को किया जाएगा तो उसमें सफलता ज़रूर ही मिलेगी। उसका परिणाम है आज कि निष्ठा ईमानदारी से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। हम इस समय हमारे पास एक इंटर कॉलेज है CBSE बोर्ड का, जो पिताजी के नाम से है, गांव पे ही खुला है। शहर में भी खोल सकते थे, लेकिन गांव पे क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, वहाँ के क्षेत्र के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए हम लोगों ने आपस में बैठ करके एक चर्चा किया घर पर, सभी हमारे बड़े भाइयों के साथ बैठ करके। तो उसमें हमने कहा कि हम लोग जहाँ पैदा हैं वो हमारा क्षेत्र है, शहर से 22 किलोमीटर दूर पे है, कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। शहर में तो तमाम लोग विद्यालय खोले हैं, शिक्षा दे ही रहे हैं, और बेहतर एक शिक्षा के लिए वहाँ पे मैंने माधव पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 2007 में विद्यालय की नींव पड़ी और आज के डेट में वो इंटर कॉलेज बन करके तैयार है। अच्छी शिक्षा वहाँ लोगों को मिलती है। उसी क्रम में और व्यवसाय मैंने बढ़ाया। माताजी के नाम से एक देवकी लान यहीं भगत चौराहे पे लोगों को एक सुविधा, शादी विवाह पार्टी अन्य लोगों किसी भी प्रकार की आयोजन के लिए जो है। फिर एक और मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं जब चर्चा कर रहा था तो आपने एक जगह मुझे रोका, जब आपसे मेरी बात हो रही थी। देवकी लान में आप कहते हैं दान करिए और बाएं हाथ से करिए, दाएं हाथ को ना पता चले। आप इसमें जो कमज़ोर हैं, वंचित हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोन देते हैं उनकी सुविधा के लिए। आप ये भी मना कर रहे थे चर्चा मत करिएगा। आपका संघर्ष बड़ा तीखा रहा है, उतार चढ़ाव भी आपके संघर्ष में रहा है। जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है उसके पीछे एक बड़ी लंबी यात्रा होती है। कभी आप संघर्ष करते समय कभी एक ऐसा संघर्ष आया हो जहां आप टूटते नजर आए हों और फिर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ और फिर आप संघर्ष को आगे आपने बढ़ा दिया? बहुत सही आपने पूछा त्रिपाठी जी। हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ तो ऐसा आता ही है जहाँ पे उसको कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटना घटती है, उसको बहुत तकलीफ़ मिलती है
और वह तकलीफ़ फिर उसको सीढ़ी बन करके आगे बढ़ा भी देती है। उसी क्रम में जब मैं आइसक्रीम फैक्ट्री 2001 में मैंने बंद किया तो मेरे जीवन की वह एक सीढ़ी थी। हमने बहुत मेहनत किया था और 2001 में आकर के उस व्यवसाय में हमको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई थी और बहुत पीड़ा हमको मिली थी। वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट था और मैंने अपने व्यवसाय को चेंज किया और क्रमशः आज आप लोगों के माँ भगवती की कृपा से, अपने माता पिता जी के लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। आपने अभी कहा देवकी लान में जो है ये सही है कि मैं पूरे वर्ष में हम प्रयास करते हैं। मैं पहली बार, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आपने कहवा दिया, मैं वर्ष में प्रयास करता हूं कि कोई हमारे ऐसे जो मेरे संज्ञान में आता है कि कोई ऐसे गरीब लड़की के पिता जिनकी इच्छा है कि मैं अच्छी बेहतर अपने लड़की की मैं शादी करूं, उसमें अगर हमसे मिलते हैं, मैं उनके बारे में जानता हूं, मुझे लगता है कि वाकई में ये उसके उस लायक हैं, तो मैं पूरे साल में 1-2 लोगों की मैं मदद करता हूं। मदद मैं नहीं करता हूं, माँ भगवती की कृपा से होता है, लेकिन मैं उसमें सहयोग करता हूं। आपने आज ये कहवा दिया, मैं कहना नहीं चाहता। ओझा जी, पिताजी क्या आपके करते थे? मेरे पिताजी किसान थे। मैंने बताया कि मेरे पिताजी शुद्ध रूप से किसान थे। जब आपके बारे में हम सर्वे कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि बड़ा मधुर व्यक्ति हैं, बातों से ही दिल जीत ले, ये लोगों का कहना था। और ओझा जी काफ़ी संघर्ष किए और आज जिस मुकाम पे हैं, एक महिला से मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि बाबू पूछा मत, बड़ा कैले बानी वहाँ के हमरी खाती बड़ा कैले बानी, और काफ़ी संघर्ष करके आप उठे हैं, इस जगह पे आए। सब कुछ तो था आपके पास, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, देवकी लान है, अच्छे खासे व्यवसायियों में आपका नाम आता है, लेकिन आपने राजनीति क्यों चुना? अगर चुना तो सबसे पहले प्रधानी, जो कि सबसे निचले स्तर से राजनीति होती है, आपने प्रधानी को ही क्यों चुना? मैं बताऊं त्रिपाठी जी, मेरे पिताजी किसान थे और मैं बहुत गरीब परिवार से मैं उठा हुआ व्यक्ति हूं। हम लोग गांव ही रहते थे और गांव की स्थितियों से मैं वाकिफ़ हूं, गांव के लोगों की पीड़ा से मैं वाकिफ़ हूं। अभी मैं चर्चा में किया हूं, एक बात मेरी छूट गई है। देवकी लान के बाद हमने एक कड़ी में, मैंने एक ट्रांसपोर्ट नगर में मैं एक अस्पताल, मानसी द मेडिकेयर सेंटर के नाम से एक अस्पताल भी मैंने अभी इसी कोविड काल के पहले बनवाया और उसको मैंने शुरू कराया। जानते हैं मैंने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि शिक्षा तो हो गया था, शिक्षा के माध्यम से सेवा हो जाती थी। देवकी लान है तो इसमें तमाम ऐसे लोग थे, पिता थे जो अपनी लड़कियों की शादी करना चाहते थे, उसके सहयोग में भी यहाँ सहयोग हो जाता था। स्वास्थ्य क्षेत्र जो आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सब लोगों का ये मुद्दा है कि आम जनता तक स्वास्थ्य सेवा अच्छी पहुँच सके। तो बहरहाल उन लोगों की प्रेरणा से मेरे मन में भी ये बात आई कि हम जिस स्थिति में जिस लायक हैं, उस व्यवस्था में मैं भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सहयोग मैं कर सकूं। इसके लिए मैंने देवकी टावर बना करके उसमें मानसी द मेडिकेयर सेंटर के नाम से एक हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे चालू कराया, जिसमें बेहतर सुविधा लोगों को मिलती है। और उसमें भी किसी भी क्षेत्र का कोई हो, मेरा कोई ये नहीं कि मैंने इसी क्षेत्र का, पूरे गोरखपुर ज़िले का या गोरखपुर ज़िले के बाहर का भी कोई व्यक्ति आता है और मुझसे मिलता है तो जितना हो पाता है मैं उसमें सहयोग करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों अपने आप में बहुत ही बड़ी सेवा है और इसको करके किसी से कहना भी नहीं चाहिए। ये सब करने के बाद मेरे मन में, आपने कहा कि राजनीति में कैसे आपके मन में आया, हम आगे ये शुरुआत हम ऊपर से भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि राजनीति में मैं नहीं, राजनीति में मुझे लोगों ने लाया, मेरे गांव के लोग। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आश्चर्य होगा कि लोग चुनाव लड़ने के लिए कितना दमखम लगाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और मैं कभी चुनाव लड़ने का मेरे मन में कभी नहीं था। लेकिन मेरे गांव के चुनाव जब आया 2015 का जो है, तो मेरे गांव के कम से कम 100-150 लोग मेरे गोरखपुर आवास पे आए।
हमसे कई बार लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। मैं चुनाव के लिए मना कर देता था। हमने कहा नहीं, आप लोग, हम ऐसी सेवा जो कर रहे हैं मैं करूँगा जो है, आप लोगों को कहीं से कोई कमी नहीं महसूस होगी। लेकिन नहीं लोग माने। मेरे बड़े भाई साहब आए हुए थे, बाहर रहते हैं, थाईलैंड रहते थे, उस समय आए हुए थे, और गांव के 100-150 लोग आए और हमारे बड़े भैया के सामने बैठे। मेरी माता जी हैं, 92 उनकी उम्र है, अभी भी पूरे स्वस्थ हैं। माता जी और मेरे बड़े भैया के सामने बैठ करके उन लोगों ने कहा कि बाबू, मैं चाहता हूं कि आप अपने छोटे भाई को गांव की सेवा के लिए गांव भेजिए, इनको चुनाव लड़ने के लिए। गांव पे कुछ समस्याएं हैं, लोगों को विश्वास है कि वो समस्या का समाधान उन्हीं के द्वारा हो सकता है। और भी तमाम बातें हुई। उन लोगों की बातों को सुन करके मेरे बड़े भाई जो बाहर रहते हैं, बैंकॉक रहते हैं, भैया ने शाम के समय, हम जब आए अपने काम से, और शाम के समय हम सब लोग भोजन एक साथ करते हैं, पूरे परिवार के सब लोग एक साथ बैठते हैं, माता जी बैठती हैं और सभी भाई हम लोग बैठते हैं। उसी क्रम में भैया ने कहा कि बाबू, हम चाहते हैं कि गांव से चुनाव लड़ जाओ प्रधानी का। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं भोजन कर रहा था, मैं ऐसे आधा उठाया था, फिर मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं नीचे करूं कि ऊपर करूं, क्योंकि मेरे परिवार में हम लोग का व्यवसायिक पूरा परिवार था जो है। कभी राजनीति हमारे परिवार में नहीं थी, सेवा था, सभी भाइयों के अंदर सेवा था। जो सेवा करते चलिए, किसी से चर्चा मत करिए। लेकिन पहली बार रहा, भैया ने कहा कि नहीं, चुनाव आप गाँव से लड़ जाओ। हमने कहा भैया, आप यह बात कह रहे हैं जो हमेशा आप कहते रहे हैं कि नहीं, अपने व्यवसाय पे आप ध्यान दो, सेवा करो, लेकिन राजनीति की तरफ अपना दिमाग मत रखो। कहे नहीं, अब ज़रूरत आ गई है। और आज गांव के 100-150 लोग आए थे। जिस गांव में मैं छोटा था, उस गांव में मैं एक एक लोगों को मैं जानता हूं, एक एक घर पे मैं बैठा हूं, और उन लोगों ने एक ही बात कहा है कि बाबू, कितना भी पैसा हो जाएगा, आप कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन लोग आपसे पूछेंगे कि आपका गांव कहाँ है। तो मैं कहूँगा कि मेरा गांव बेनुआ टीकर है, और बेनुआ टीकर की दुर्दशा अगर रहेगी तो मैं बहुत मजबूत और बहुत अमीर होकर के भी कोई मतलब नहीं रहेगा। वह बात मेरे मन में बैठी है, मुझे बहुत ये भाव आया है, और उन लोगों से मैंने कहा भी है कि चुनाव लड़ने के लिए मैं अपने छोटे भाई को कहूँगा, वो चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन आप लोग अपने निजी स्वार्थ को सबसे पहले दूर कर दीजिएगा। क्योंकि चुनाव में जो लोग पहले साथ होते हैं, चुनाव जीतने के बाद लोगों की व्यक्तिगत कुछ अपेक्षाएं होती हैं जो नहीं पूरा हो पाती, तो लोग उनके विरोध में भी आ जाते हैं। उन लोगों ने कहा नहीं, व्यक्तिगत कोई हम लोगों का कोई नहीं होगा, केवल गाँव का विकास करना रहेगा, और वही वो करेंगे। हम लोग कभी नहीं कहने आएंगे कि व्यक्तिगत हमको कुछ चाहिए। यह बात जब हम सुने तो मेरे भी माता जी भी मेरी कहीं, नहीं बाबू, गांव में जा कर के इस बार चुनाव तुम लड़ जाओ। और मैं चुनाव 2015 में हम गए। और आपसे मैं कहना चाहता हूं तिवारी जी, आपके इस उत्कर्ष पत्रिका के चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, आम जनता सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैं भाव विभोर हो जाता हूं जब मैं गांव में चुनाव लड़ने में गया। मेरे सामने जो प्रत्याशी थे, पूर्व प्रधान थे, उनकी बड़ी छवि थी, बड़ा नाम था, बहुत बड़ी आभा मंडल थी। जो आज के राजनीतिक जीवन में जो लोग, राजनेता लोग जिस तरीके से आभा मंडल तैयार करते हैं, उसी तरीके का आभा मंडल उनके पास था कि कोई व्यक्ति उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए सोच ही नहीं पाता था, उनके आभा मंडल की वजह से। लेकिन मैं गया और मैं चुनाव मैं लड़ा, और अच्छे मतों से, भारी मतों से, मेरी पहली बार मेरी गांव सभा, पहली बार बेनुआ टीकर गांव सभा बनी थी, और पहली बार मैं उस गांव का मैं प्रधान बना। और प्रधान बनने के बाद हमारे कौड़ीराम ब्लॉक के जितने प्रधान लोग थे, उसमें सब लोगों ने जो है कहा कि नहीं, आप युवा हैं, अच्छे हैं, और आप अच्छे समाज की सेवा भी करते हैं, इसलिए आपको प्रधान संगठन की जिम्मेदारी भी हम लोग देना चाहते हैं। और सब लोगों ने मिल करके मुझे कौड़ीराम ब्लॉक का प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी बना दिया। मैं बताऊं आपसे कि मैं इन सब चीज़ों को, मैं जब कभी कभी रात में मैं सोचता था तो मैं बड़ा विवश हो जाता था कि लोगों का क्या विश्वास हमसे है। इन विश्वास को मैं कैसे, लोगों का विश्वास मैं पूरा करूं। जो मुझे पद मिला है, जो वो प्रतिष्ठा मिली है, मैं इस तरीके से काम करूं कि लोग ये कहें कि नहीं, वाकई में पद प्रतिष्ठा जिस व्यक्ति को मिले वो उसी हिसाब से बेहतर वो काम करे, कि लोग कहें कि नहीं, ये पद के अनुकूल लायक थे।
ओझा जी, एक आपकी योजना खूब जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों ने इस योजना को अपने जिला पंचायत सदस्य, उनका ये कहना था जब हम चुन कर आएंगे तो एक लाइब्रेरी देंगे। आपने जो गांव में लाइब्रेरी बनवाई, ये कहिए तो इस पूरे ज़िले में एक पहचान बन गई। और सब करीबन कई प्रत्याशियों का मैंने इंटरव्यू किया, उनका ये कहना था कि अगर हम जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे तो हर ग्राम में एक लाइब्रेरी देंगे। मैं इस पे आऊँगा। ये इतनी अच्छी आपकी योजना थी जो आज भी लाइब्रेरी आपकी चल रही है, कैसे आया माइंड में? एक प्रधान चुना जाता है तो रोड बनवाता है, कुछ और भी काम वो करता है, लेकिन लाइब्रेरी की सोच कैसे ये आपके दिमाग में? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि होता क्या है ना कि व्यक्ति काम करता है और काम करने के बाद जो है जैसे कुछ चीज़ों को, जैसे कुछ क्षण जो है आगे के बारे में जो है, आगे का काम जो मुझे करना है उसके बारे में जो है कुछ विचार करता है, बैठ करके एकाग्रचित होता है और उसके बारे में सोचता है तो कुछ न कुछ उसके मन में निकलता है। उसी तरीके से मैं जैसे प्रधान होने के बाद हमने रोड, नाली, बिजली, तमाम हमारे गांव के जितने देवस्थल थे और भी जितने पेंशन, गांव में जो है अनाज की जो सरकारी व्यवस्था दे रही है, ये सब काम जब मैंने बेहतर जब सब कुछ कर लिया, प्राथमिक विद्यालय को मैंने बेहतर जो था उसको बेहतर मैंने बना दिया। मेरा गांव सबसे पहले गोरखपुर ज़िले का ODF, कोडीराम ब्लॉक का ODF हुआ, ज़िले का दूसरा गांव था जो ODF हुआ। सभी लोगों के यहाँ एक एक व्यक्ति के वहाँ शौचालय मैंने बनवाया। एक भी मेरे गांव में आप पता करेंगे जा करके कि एक भी व्यक्ति के जो शौचालय बने, किसी व्यक्ति का 1 रुपया मैंने उसमें लगाया नहीं। 12,000 रुपया सरकार का जो आता है शौचालय बनाने के लिए सहयोग राशि, उसमें मैंने अपने व्यक्तिगत अपने पास से 5,000 रुपया मैंने और अपने पास से लगा करके और अपने गांव में पूरा एक एक व्यक्ति के यहाँ शौचालय मैंने बनवाया। किसी को मैंने जैसे ये कहे कि नहीं हमारा बना हुआ नहीं, जिनका बना है उनको कुछ नहीं मिलेगा, जिनके वहाँ नहीं बना है ईमानदारी से उनको वहाँ मैंने एक एक परिवार में अपने जा करके सबका शौचालय बनवाए। 1 रुपया भी किसी व्यक्ति का लगा नहीं। 5,000 जो भी एक्स्ट्रा खर्च आया वो मैंने अपने पास से दिया। यह काम जब हो गया तो मैंने एक बार मेरे मन में ऐसे ही आया, क्योंकि देखिए शिक्षा जगत से जुड़े हुए भी थे, मेरे मन में वो था कि एक बेहतर काम इस तरीके से किया जाए। आज के डेट में देखिए परम पूज्य महाराज जी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज की डेट में फोकस है हर गांव में सचिवालय बनाने के लिए और उसको मॉडर्न बनाने के लिए। मैं तो 2015 में ही अपने गांव का पंचायत भवन मैंने मॉडल पंचायत भवन बना करके खड़ा कर दिया। आज जा करके देखेंगे आप जो है तो वहाँ पे हर तरीके की अत्याधुनिक सभी व्यवस्थाएं जो आज हर गांव में हो रहा है वो 2015 में मेरे वहाँ बन करके तैयार था। उसी क्रम में वहाँ पर मेरे मन में आया कि क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो और बेहतर विकास कर पाएगा। वही मेरे अपने मन में मैं विचार करके जो है मैंने पुस्तकालय का जो है वहाँ पर शुरुआत कराया और बढ़िया बेहतर मैंने पुस्तकालय बनवाया। यहाँ तक कि उसमें सभी धर्मों की किताबों को भी मैंने रखवाया। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के सभी विषयों की किताब उसमें मैंने रखवाया कि किसी भी क्षेत्र का कोई भी किसी भी स्कूल का बच्चा हो आ करके यहाँ पे किसी भी विषय की मान लीजिए आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है तो आ करके करें और उससे अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए और क्षेत्र का विकास करे जो है। जब आप 56 से लड़ने वाले थे, लड़ाई बड़ी और आपका बड़ा अनुकूल क्षेत्र था, वो आपके क्षेत्र में भी आता है। लोगों का ये कहना था कि अगर ईश्वर मणि ओझा 56 से लड़ते तो जो जीत का अंतर था कल्पना नहीं की जा सकती है, वो स्क्वायर या क्यूब में जाता। वहाँ से मनोज शुक्ला भी 56 से लड़ गए। फिर आप ये जानते थे कि आपकी लड़ाई कठिन होने वाली है 59 में, आपने 56 को छोड़ा, लड़ भी सकते थे। किस तरह से समन्वय, ये एक रहस्य का सवाल है जो मैं आज पूछ रहा हूँ, कैसे समन्वय आपने बैठाया 56 से डायरेक्ट, जहाँ आप जानते थे मजबूत हैं, जानते थे 59 में जाएंगे तो लड़ाई तगड़ी होने वाली है और आप बड़े मजबूत ढंग से लड़े भी चुनाव में, कैसे हो पाया? आज आपने बहुत एक ऐसी बात को आपने अपने चैनल के माध्यम से हमसे पूछ लिया। सत्य है कि आज के समय में मैं देख रहा हूँ, कभी कभी पीड़ा भी होती है, कोई त्याग नहीं करना चाहता है और कोई सेवा के भाव से आना नहीं चाहता है। ये सत्य है कि वार्ड नंबर 56 जो हमारे
जो वहाँ के जो हमारे लोग हैं, पूरे वार्ड नंबर 56 के हर गांव के लोगों का जो भाव था, मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं तैयार हुआ था। हमारे क्षेत्र के लोगों ने ही कहा कि नहीं, हमारे प्रधानी के कार्यकाल को 5 साल को जब उन्होंने देखा, देखने के बाद सब हर गांव के हर 10-20 जो मेरे संबंधी जो रोज़ मिलने जुलने वाले में से लोग से, हर लोग ये कहे कि नहीं, आप की जो है गांव का आपने सेवा कर लिया और आप क्षेत्र का पूरे हमारे कुशवासी बेल्ट की जो है आप सेवा करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि आप जो है आप जिला पंचायत का चुनाव लड़िए। ठीक है, सबकी इच्छा थी सबका, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य कभी वो नहीं था, क्योंकि लोग एक बार प्रधान होते हैं तो छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई पद अगर एक बार मिला है तो खूब बेहतर काम करिए और फिर उसको उस जनता के हवाले छोड़ दीजिए, उसके माया में न आप लिप्त होइए। जो है हम 56 में पूरी तैयारी किए, लोगों का बड़ा प्रेम भी मिला। एक मैंने कार्यक्रम हमने गांव पे मैंने किया था जो है, उसमें हमारे MMM के कुलपति जी भी गए थे, हमारे गोरखपुर ग्रामीण के विधायक भी गए थे हमारे। मैं बताऊं आपसे कि वह कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम था। मेरे पूरे कुशवासी वार्ड नंबर 56 के सभी आशा, सभी एनम, सभी सफाई कर्मी, सभी ग्राम प्रधान, सभी BDC, हर गांव के सदस्य और जितने हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, जितने भी गांव क्षेत्र के जो भी लोग थे जो है सम्मानित लोग थे, छोटे हमारी जो महिलाएं थी, माताएं थीं, हर कास्ट के, हर बिरादरी के। जब लोगों ने कहा कि सुना कि ईश्वर बाबू अपने गाँव में कार्यक्रम धैले बाटे, हाँ कौन कार्यक्रम है? अरे तो वो एक बढ़िया जौन बा वो पंचायत भवन बनवले बाटे और एक बढ़िया सहज जन सेवा केंद्र जो है खोलवले बाटे और पुस्तकालय का उद्घाटन बा, उनमें ग्रामीण विधायक और इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलपति जी भी आया बताना। ऐसा लोग सुने तो मैं जितने लोगों से मैं कह पाया था मैं कहा ही था। अन्य मैं बताऊं कि मैं हतप्रभ था। कभी वहाँ आप क्षेत्र में पूछिएगा, कम से कम 3000 की वहाँ पे भीड़ हुई थी और आश्चर्य होगा उस 3000 में 1000 केवल हमारी क्षेत्र की केवल माताएं गई थी। 1000 से ज़्यादा केवल माताएं उसमें थीं। उसमें पहली बार जो है MMM के कुलपति जी ने कहा कि मैं इस टाइप के कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र है वो दूसरा है और मैं ईश्वर बाबू के कार्य से मैं इतना प्रभावित रहा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ आ कर के मुझे लगा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मैं ऐसे कार्यक्रम में मैं आया, क्योंकि इतनी माताओं को मैंने एक साथ किसी कार्यक्रम में मैंने नहीं देखा था। इस तरीके का प्रेम जो मैंने देखा, देख करके वहाँ पे जो ही हम मंच से नीचे उतरे, सभी माताएं, क्योंकि सबके लिए भोजन की भी व्यवस्था थी, कंबल की भी व्यवस्था थी, तमाम सारी चीज़ें थीं। सब लोग कहें बाबू अब की पारी तू ही के बाबू ओटवा लड़े हुआ है, ओटवा हम ही तू के दे में। हम सबसे हाथ जोड़ते गए, अरे माता जी जैसे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। इसी क्रम में मान लीजिए हमारे ही पार्टी के जो है एक बड़े भाई मनोज जी भी 1-2 बार पहले से चुनाव लड़े थे, हार भी गए थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि नहीं हम भी चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल पार्टी ने जो है निर्णय लिया, पार्टी ने उनको भी, क्योंकि पार्टी के वो भी एक अच्छे कार्यकर्ता थे, वो भी एक पदाधिकारी थे और पार्टी के हम भी एक पुराने अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता थे। बीच में जो है ऐसी स्थितियां बनी कि फिर हम 59 में चले गए और 56 में भाई मनोज जी को ही, क्योंकि होता क्या बना बनाया आपने क्षेत्र दे दिया। ठीक है, कभी कभी त्याग करना चाहिए। देखिए कभी कभी त्याग करना, मैंने वही कहा कि कोई त्याग नहीं करना चाहता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि अपने त्याग से अगर किसी भाई का भला हो जाए तो इसमें अच्छी बात है। बड़े चतुराई से आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और घुमा रहे हैं। ईश्वर जी, अब ये हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा था, जब मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, कि भारतीय जनता पार्टी का आपको जब पंचायत प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया तो आपको पता नहीं था कि आपको बनाया जा रहा है। कब आपको पता चला और कब बड़े पदाधिकारियों का आपके पास फ़ोन आया कि ईश्वर मणि ओझा जी आपको इस पद को सुशोभित करना है और आपको इस संगठन की जिम्मेदारी संभालनी है? ज़रा आपने सही कहा त्रिपाठी जी, मुझे तो सही बात है कि ये जानकारी नहीं थी कि संगठन से मुझे इस तरीके की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी।
बीच में क्योंकि चुनाव ठीक है मैं 59 से लड़ा और चुनाव वो भी एक चमत्कारी ही मैं चुनाव लड़ा 15 दिन में दूसरे क्षेत्र से जा कर के, और इतना बड़े मतों को मैं पाया, इतना अच्छा मत मुझे मिला। मैं 600-700 से मैं चुनाव हारा। लोगों का बहुत प्रेम रहा, पार्टी के सभी लोगों का बहुत प्रेम रहा। मेरे पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी, मेरे जितने जो भी लोग थे, ज़िले के हों चाहे क्षेत्रीय टीम के हों, सब लोगों ने मुझे बहुत ही चुनाव के पहले भी उन लोगों ने बहुत अपना आशीर्वाद और प्रेम और सानिध्य दिया। चुनाव हारने के बाद भी तभी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया। सब लोग भी कहे कि नहीं कोई बात नहीं ईश्वर बाबू, आपने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। चुनाव ठीक है, हार जीत तो सबकी भाई भाग्य की बात है, हो ही जाती है, लेकिन चुनाव आपने बहुत अच्छा लगा। पार्टी का आपने मजबूती से वहाँ पे वार्ड नंबर 59 में, जहाँ पे कभी पार्टी 600-700 वोट ही कभी पाती थी, जो जब भी इसके पहले हमारे पहले पार्टी ने जब भी वहाँ चुनाव कोई भी प्रत्याशी लड़ा हो वो 500-600 से ज़्यादा नहीं पाता था। इस बार हम जो है 4500 समथिंग जो है 4200-4500 वोट हम वहाँ से पाए थे जो है। तो पार्टी के सभी पदाधिकारी बहुत खुश थे लोग, और सबका सानिध्य आशीर्वाद मुझे मिला था। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि संगठन के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं मुझे इस तरह की कोई जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। इसकी जानकारी हमको 13 तारीख को अचानक जो है, उसी दिन 13 तारीख को ही लिस्ट फाइनल हो रही थी, और अभी हमको लगता है लिस्ट फाइनल हो गई होगी या होने वाली ही रही होगी। उसी क्रम में क्षेत्रीय महामंत्री जी, हमारे बड़े भाई अभिभावक के रूप में श्री प्रदीप शुक्ला जी हैं, उन्होंने हमको सूचना किया कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है और आप अपने जिलाध्यक्ष जी से बात कर लीजिए। हम तुरंत जो है अपने जिलाध्यक्ष जी से मैंने बात किया, और जिलाध्यक्ष जी ने मुझे बधाई दिया कि ओझा जी, और आपको पार्टी ने जो है ज़िले की जिम्मेदारी दिया है पंचायत प्रकोष्ठ का। पंचायत प्रकोष्ठ सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख, पार्टी का सबसे मजबूत और बहुत प्रमुख प्रकोष्ठ है, क्योंकि पंचायत प्रकोष्ठ के जितने लोग होते हैं आम जनता से जुड़े और रोज़ मिलने जुलने वाले लोग होते हैं। पार्टी का फोकस पंचायत पे बहुत ज़्यादा है, और चुनाव में बहुत जिम्मेदारी भी पंचायत पे होगी, और आपको सबसे बेहतर मान करके हम सभी लोगों ने जो है पंचायत प्रकोष्ठ का जिले का संयोजक बनाया गया है। और हम सब लोगों को उम्मीद है कि आप पंचायत प्रकोष्ठ को चुनाव में 2022 के चुनाव में सबसे बेहतर रिजल्ट भी पंचायत प्रकोष्ठ से आप देंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। तब जा करके हमको जिम्मेदारी मिली। हमने अध्यक्ष जी को विश्वास भी दिलाया कि माननीय अध्यक्ष जी, आप सभी लोगों ने जिस तरीके की विश्वास मेरे ऊपर किया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो पद प्रतिष्ठा किसी को मिले उसके अनुरूप उसको काम भी करना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे, कर बेगारी हाथ न बिगाड़ी। मेरे पिताजी यही सिखाए थे कि जिस तरीके से जो है आम का वृक्ष फलों से जब फल उस पे आते हैं तो उसको झुक जाना चाहिए, सरल हो जाना चाहिए। उसी तरीके से हम अपने विचार, मन में, भाव में हमेशा यही हम ले करके चलते हैं। इसी हिसाब से हम काम भी करते हैं, और हम आपको भी विश्वास दिलाएं, आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आम जनता को भी बताना चाहता हूं। पंचायत प्रकोष्ठ के हमारे सभी जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो भी मेरे लोग हैं, मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंचायत प्रकोष्ठ को आप सब लोगों के सहयोग से मैं ज़िले में बहुत मजबूत और बहुत व्यवस्थित और सबसे बेहतर परिणाम के लिए मैं प्रयास करूंगा कि सबसे बेहतर परिणाम। अखिलेश यादव का मैं एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे इंटरव्यू देख रहा था, बड़े चैनल पे, तो उन्होंने कहा अब की बार 400 के पार, जो 3 सीटें बचेंगी। तो किसी बड़े पत्रकार ने पूछा वो 3 सीटें, तो उन्होंने कहा कि एक बीजेपी, एक कांग्रेस और पार्टियों के लिए होगा। इस बार जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, जिस तरह से विकास किया है, जनता नाराज़ है और हम 400 सीटें पाने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, एक तरफ आपकी पार्टी नारा दे रही है अब की बार 350 के पार, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 तो हम ही पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब कहना तो क्या है, आप लोग भी जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग तो हर क्षेत्र में, हर गांव में एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, ठीक है, उनका विचार है, आम जनता का विचार तो नहीं है ना। आम जनता का विचार तो यही है कि 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी,
हमारे मुख्यमंत्री जी इस पूरे 5 साल में जो काम किए हैं, आम जनता उसको देखी है, आम जनता देख रही है। जिस तरीके का विकास आज इस 5 सालों में हुआ है, उस तरीके का विकास इसके पहले भी तमाम सरकारें रही हैं। सपा रही है, बसपा रही है, तमाम लोग रहे हैं। उस समय भी तो ये कह सकते थे मैं 400 प्लस में रहूँगा। पिछला हश्र जो हुआ था उससे बुरा हश्र इस बार उनका होना है। आम जनता हर चीज़ देख रही है, जो देख रही है वो परिणाम भी 2022 में आएगा। तमाम पार्टियां ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रही हैं। बसपा ने अयोध्या से ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन का शुरुआत किया। अखिलेश ने बलिया से लेकर साइकिल यात्रा कि ब्राह्मण उपेक्षित हैं इस सरकार में। क्या लग रहा है, ब्राह्मण वाकई आपके पार्टी से नाराज़ हैं कि यह एक तरह का एजेंडा विपक्ष चला रहा है? देखिए, यह तो चुनाव जब आता है तो तमाम पार्टियां कुछ न कुछ इस तरीके की अपना ले करके चलती हैं और कहती हैं। लेकिन सही ये है कि क्या ईश्वर मणि ओझा आपके सामने इस चैनल पर बैठे हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं? अगर ब्राह्मणों की उपेक्षा इस पार्टी में होती तो हमको जिले की इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जाती? तो विपक्ष का कहना है कि 6 महीने चुनाव है, इसीलिए इनको इस पद पर बैठा दिया गया है। क्यों? इसके पहले अभी जो चुनाव था जो है, माली मनोज शुक्ला भी 56 से चुनाव लड़े, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? जिला उपाध्यक्ष भी हैं। वो भी जिले की आज से नहीं, कई वर्षों से जिले की जिम्मेदारी वो लिए हुए हैं। हरकेश राम त्रिपाठी हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसा देखिए, ये तो सपा और बसपा का कहना है। चुनाव जब आता है तो क्योंकि उनको मालूम है कि ब्राह्मण एक मजबूत कौम है। 13% ब्राह्मण हैं। 13% ब्राह्मणों का जो मत होता है, जिसको ब्राह्मण चाहते हैं वही सरकार बनाती है, वही सरकार में आती है, वही पार्टी आती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ब्राह्मणों का आत्मीयता है, विश्वास है। उसी विश्वास जो 2017 में था वही इस 2022 में भी रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परम पूज्य महाराज जी के कार्यों से जो विकास है, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, ये सब जो है हमारे ब्राह्मण भाई जितने जहाँ के भी हैं सब लोग देख रहे हैं। और मायावती जी की, अखिलेश जी की क्या कही जाए। अभी सहारनपुर की घटना में उन्होंने कहा कि मुस्लिम एक हो जाए, कभी कुछ भी कह देगा कोई। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा 23 हम हैं, 13 अगर ब्राह्मण चले आए, किसी की ज़रूरत नहीं है, सरकार हम बना रहे हैं। नहीं, सतीश मिश्रा इसके पहले भी तो सरकार बनाए थे। जितना सम्मान बसपा में मिला उतना सम्मान ब्राह्मणों को किसी पार्टी में नहीं मिला। ये तो सतीश मिश्रा भी जानते हैं कि जब बसपा की सरकार थी तो उनको भी कितना सम्मान मिला था। ये तो कहने की बातें हो गई। ब्राह्मण समझ रहे हैं, और ब्राह्मण पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, मैं कहता हूँ, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी पार्टी में जाने वाला नहीं है। ब्राह्मण समझदार एक कौम है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ही भारी मतों से चुनाव जिता करके फिर से सरकार बनाएंगे। आप इस समय ईश्वर मणि ओझा जी को सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक, जिला संयोजक। इन्होंने हमारे सारे प्रश्नों का मुखरता से जवाब दिया, कहीं भी घुमाते नज़र नहीं आए। मैं आपको बताते चलूं कि उत्कर्ष पत्रिका का एक मुहिम चल रहा है व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष में हम ईश्वर मणि ओझा जी को सुन रहे थे। एक और हमारा प्रोग्राम आ रहा है, नेताजी प्रश्नों के चक्रव्यूह में है, देखना ना भूलें। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।